हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट 1262 पद के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये 2023 में एग्ज़ाम हुआ था 27/8/2023 को। तो इसका जो 5 पोर्शन में जो सिलेबस है, तो उसमें से हमने इसके से जीएस वाला और यूपी का जो जीएस आता है वो, इसके साथ साथ में कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसको हमने हल कर लिया है। और आज हम देखिए इसमें से हिंदी वाला जो सेक्शन रहता है इसको यहाँ पर हल करने वाले हैं। और देखिए हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं और 30 नंबर के होते हैं डेफिनेटली, और 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है। तो ये तो सिलेबस के हिसाब से आप जान ही रहे होंगे। तो चलिए ये वाला सेक्शन इसमें से पढ़ते हैं। मैंने भी इसको दिया था फ्रेंड्स, और मैंने क्वालिफाई भी किया है इसे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो देखिए व्यंजन के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों में से एक प्रकार होता है मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, वो होते हैं डा और ढा। मूर्धन्य व्यंजन सिर्फ दो ही हैं, डा और ढा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। व्यंजन की अगर बात करें तो देखिए व्यंजन में से और जो इसके प्रकार हैं उनमें से होते हैं एक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो जैसे वर्ग होता है ना अपना, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। तो ये जो वर्ग होते हैं, ये जो शब्द हम बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला का, तो का जो है ये किस जगह से आवाज़ में स्पर्श करता है। जैसे कि ये देखिए आप देखेंगे तो ये कंठ से है का। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन की एक इसमें से प्रकृति होती है। कुछ व्यंजन होते हैं जिनको हम अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, ये होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद व्यंजनों के और प्रकार होते हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये सब व्यंजनों के क्या हैं? प्रकार हैं। तो डा और ढा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगला देखिए प्रश्न आया था कि नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। तो देखिए कई वाक्य दिए गए थे, उन वाक्यों में से हमें ये बताना था कि नाम धातु क्रिया जो है वो किस वाक्य में है। अब नाम धातु क्या होती है? देखिए नाम धातु ये होती है कि मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाए। मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों में से प्रत्यय जोड़कर अगर बनाई जाती है तो ऐसी जो क्रिया है उसको हम कहते हैं नाम धातु। तो नाम धातु क्रिया, अब देखिए अगर इसको हम देखें यहाँ पर कि उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। अब हथिया ली किससे बना है? देखिए ये बना है हाथ से। ठीक है, तो हाथ, ये देखिए ये हम यहाँ पर हम जान रहे हैं कि संज्ञा से इसमें से बाद में प्रत्यय इया जोड़ दिया गया। तो हाथ में इया प्रत्यय जोड़ दिया तो हथिया बन गया। तो ये शब्द जो मतलब हथिया हो गया, ये कैसा हो गया? नाम धातु हो गया, क्योंकि इसमें संज्ञा में हमने क्या जोड़ दिया? प्रत्यय। तो नाम धातु क्रिया जैसे हमने अभी बात की कि क्या होती है कि क्रिया मतलब जिसमें ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि इस वाक्य में दिया गया है हाथ, और हाथ में इया जोड़ने से बन गया हथिया। तो उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, इसमें नाम धातु क्रिया ये है यहाँ पर। अगला देखिए प्रश्न था कि बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण है। इसमें विधेय विस्तारण कौन सा है? तो वो है देखिए इसमें जल्दी, बीना जल्दी चली आ। अब इसमें से थोड़ा समझें अगर हम देखिए तो विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। दरअसल दो जो जैसे कोई भी एक वाक्य होता है, जैसे राम घर जाता है। ठीक है, अब इसमें से देखिए दो चीज़ होंगी, एक होगा सब्जेक्ट और एक होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम कहते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसको हम कहते हैं उद्देश्य, और जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं विधेय। अब इसमें देखिए राम जो है ये क्या है? कर्ता है, और इसमें विधेय वाला सेक्शन ये है। तो उद्देश्य इसे कर्ता को बोलते हैं और विधेय जो है ये क्रिया को बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तार, क्रिया का विस्तार कौन कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर अगर ये वाक्य होता कि बीना चली आ, तो बीना चली आ में हम देखते कि बीना लड़की का नाम है और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी उद्देश्य,
मतलब एक जो वाक्य है, वाक्य में दो चीज़ें हैं, उद्देश्य है और विधेय है। तो उद्देश्य अपना यानी कि कर्ता बीना हो गया, और चली आ जो है ये यहाँ पर क्रिया को रिप्रेजेंट करता, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये विधेय होता। अब इस चली आ को, इसके विधेय को विस्तार कौन दे रहा है? विस्तारण है, तो विस्तारण दे रहा है शब्द जल्दी, है ना। तो जल्दी जो है यहाँ पर क्रिया यानी विधेय के विस्तारण को बता रहा है। तो बिना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण क्या है? जल्दी है। अब देखिए ये जो भी प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें इसलिए भी इसको थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है ताकि जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये समझ में भी आए। और ये जो प्रश्न पत्र आप अगर हल देख रहे हैं, तो इसी को आधार बना के हमें तैयारी भी करनी है। देखिए तैयारी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो सिलेबस और दूसरी चीज़ है उसका PYQ। तो PYQ ही है एक प्रकार से ये आपके लिए, क्योंकि अगर 5500 वाले पद के लिए या फिर आगे जो 3200 कुछ पद हैं उसके लिए अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो ये PYQ है। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न पत्र था। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि 48 नंबर के लगभग इसकी ये टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी, और फिर उसमें से आगे उसकी प्रक्रिया तो टाइपिंग भी हुई थी। मैंने टाइपिंग भी क्वालिफाई की है इसकी फ्रेंड्स, उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें थोड़ा सा बताई थी। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में फ़ोकस करिए आप, और बाकी जो है आगे चीज़ें वो फिर होती रहेंगी। अब देखिए अगला इसमें प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है? यानी सुमित्रानंदन पंत जो हैं इनकी जो कृति है कौन सी नहीं है? तो इसमें से देखिए कुरुक्षेत्र इनकी कृति नहीं है। तो अब सुमित्रानंदन पंत की कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए सुमित्रानंदन जो पंत हैं ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। और इनकी जो कृतियां हैं उनमें से देखिए वीणा है, गुंजन है, बूढ़ा चांद जो बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है, और एक है फ्रेंड चिदम्बरा। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत की। अगला देखिए प्रश्न आया था संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? यानी जो वाक्य होते हैं तो वाक्यों में से वाक्य का एक प्रकार होता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की यहाँ पे डेफिनेशन ही कुल मिला के हमसे पूछ रहा था। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? देखिए कि एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक जैसे कि अथवा, किंतु आदि से जुड़कर जो बनता है पूरा वाक्य उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य कुल मिला के दो वाक्य होंगे, उनको एक योजक से क्या कर दिया जाएगा कि जोड़ दिया जाएगा। और योजक में और है, अथवा है, किंतु है, इस तरह के जो योजक चिन्ह उसमें से या योजक शब्द आएंगे तब वो संयुक्त वाक्य यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न था जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अकर्मक। अब देखिए जो यहाँ पर क्रिया होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। अकर्मक का ये मतलब है कि कोई भी जो काम हो रहा है उसका फल जो है वो कर्ता में ही पड़ा है। जो काम हो रहा है उसका जो फल है वो मतलब कर्ता में ही पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं अकर्मक। लेकिन सकर्मक क्या होता है? सकर्मक में ऐसा होता है कि किए गए कार्य का जो प्रतिफल है वो कर्ता में न होकर किसी और उसमें पड़े, मुख्यतः कर्म में पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सकर्मक। तो इस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक। तो यहाँ पर देखिए दिया था कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार, व्यापार का मतलब कार्य समझिए, यहाँ पे व्यापार या कार्य कर्ता करे, कर्ता कर रहा है और उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो उसे हम कहते हैं अकर्मक। लेकिन जो फल है अगर कर्ता में न पड़ के किसी दूसरे में पड़ने लगे या कर्म में पड़ने लगे तो उसको क्या कहेंगे? सकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक दो तरह की ये जो यहाँ पर क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कारक चिन्ह के लिए का, ये जो के लिए है क्या है? एक कारक चिन्ह है, तो के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए कारक चिन्ह है, तो ये किसका कारक चिन्ह है? तो ये है संप्रदान का। कैसे? देखिए अगर आप साधारणतया पढ़ें तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, है ना, तो संप्रदान के लिए। इस प्रकार से जो के लिए है ये कारक चिन्ह संप्रदान के लिए उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं?
फिर से एक बार देखिए, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक भिन्न अर्थ जो है वो निकलते हैं? इसे कहते हैं श्लेष अलंकार। अब देखिए, श्लेष में क्या होता है कि भाई शब्द तो एक ही तरह का होगा, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकलेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल है कि कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिका है, और या खावे बौराए जग वा पावे बौराए। तो इसमें क्या है, देखिए कनक और कनक, ये जो देखिए शब्द है कनक, तो यहाँ कनक का मतलब एक बार क्या होता है कि होता है सोना, स्वर्ण, और एक बार होता है यहाँ पर धतूरा। तो यहाँ पर कनक का मतलब है स्वर्ण से और कनक का मतलब है धतूरा से। अब देखिए परिभाषा क्या कह रही थी, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है? तो ऐसे में होता है क्या, श्लेष अलंकार होता है। अगला देखिए प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? अब देखिए, जो पत्र होते हैं तो पत्र दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। अब यदि हम बात करें फ्रेंड्स कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, तो औपचारिक पत्र मुख्यतः होते हैं जो सरकारी कामों में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं औपचारिक पत्र। लेकिन जो सामान्यतः हमारे सामान्य जीवन में पत्र यूज होते हैं उनको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक और अनौपचारिक, तो औपचारिक का मतलब क्या हो गया कि जो सरकारी कामों में यूज किए जाएंगे, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, फिर एक बार परिपत्र, सर्कुलर, ये जो होते हैं। इसके साथ साथ में जो और भी कई तरह के जो पत्र होते हैं, तो ये पत्र किस तरह के हैं, औपचारिक हैं। लेकिन अनौपचारिक, जैसे मान लीजिए कि पिता ने अपने पुत्र को पत्र लिख दिया, पुत्र ने पिता को लिख दिया, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को लिख दिया, तो इस तरह के जो पत्र होंगे ये कैसे होंगे, अनौपचारिक होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी अगर डेफिनेशन समझी तो अब हम समझ लेंगे कि कक्षा में एक स्थान प्राप्त करने वाले, देखिए पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा गया जाने वाला बधाई पत्र, यानी कि जो हम समान अपने व्यवहारिक जीवन में जो पत्र यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, यानी कि वो औपचारिक पत्र नहीं है। औपचारिक पत्र सरकारी ऑफिसों में यूज होते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए संधियाँ कई सारी दी गई थी और उनमें से पूछा गया था कि भाई कौन सी अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर जो संधि थी वनोत्सव, वनोत्सव को यहाँ बताया गया था कि ये दीर्घ संधि है, लेकिन वनोत्सव जो है ये दीर्घ संधि नहीं है। ये कौन सी संधि है फ्रेंड्स, ये है गुण संधि। कैसे, देखिए क्या होता है कि जैसे जब ये आ के बाद, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में यदि ई आए, छोटी ई या बड़ी ई, तो हो जाता है ए। यदि आ और बड़ा आ के बाद में ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है, इस केस में ये हो जाता है यहाँ पर ओ। इसके बाद में यदि आ के बाद में यदि ऋषि आता है, आ के बाद क्या आता है, ऋषि आता है, तो ऐसे में हो जाता है अर। और ये विशेषता होती है किसकी, ये होती है गुण संधि की। अब गुण संधि जो है, गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि में से इसको देखिए जो हमारा यहाँ पर क्या है, वनोत्सव। तो वनोत्सव को यदि आप विभाजित करेंगे, मतलब इसका विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वन धन उत्सव। क्या होगा, वन धन उत्सव। अब देखिए यहाँ से हमें आ लिंग प्राप्त हुआ और यहाँ से हमें क्या हुआ, ऊ प्राप्त हुआ, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर वन धन उत्सव क्या बनेगा, वनोत्सव। और हमने अभी डेफिनेशन से, परिभाषा से जाना कि यदि आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, यदि आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है, यदि आ के बाद में ऋषि आए तो अर हो जाता है। ये गुण स्वर संधि की विशेषता होती है। तो इस प्रकार से वनोत्सव में जो है वो कौन सी संधि होगी, यहाँ पर ये होगी गुण संधि। गुण स्वर संधि यदि ऑप्शन होता तो ये सही होता। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि दिया है, तो दीर्घ संधि को भी थोड़ा सा समझ लें। अब देखिए आपको मालूम होगा कि जो संधियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं कि देखिए एक होती है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो संधियाँ मुख्यतः तीन तरह की होती हैं। स्वर संधि देखिए जो होती है
तो स्वर संधि में क्या होता है कि स्वरों के बीच में संधि होती है। जैसे देखिए इसमें हम जो वनोत्सव था तो इसमें हम कर रहे थे वन धन उत्सव कर रहे थे। अब इसमें से देखिए जो वन ये ना है ना, ना तो ना में देखिए ना अगर देखें तो ना में नीचे हलंत वाला प्लस आ, ये है पूरा ना। तो ना में से ये आ निकल आया और यहाँ से ऊ निकल आया, तो स्वरों के बीच में मेल हो रहा है। तो जब दो स्वरों के बीच में मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में से जो स्वर संधि है हमारी वो होती है 5 तरह की। कौन कौन सी? एक होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण स्वर संधि, एक होती है वृद्धि और एक होती है यण, एक होती है आयादी स्वर संधि। तो यहाँ पर हम इसको गुण को भी यहाँ पर हम देखे थे। इसके बाद देखिए व्यंजन संधि, जब व्यंजनों के बीच में संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्गों के अगर उसमें संधियां होती हैं तो वहाँ पर हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो वनोत्सव जो है ये हमें मिला किसमें? गुण में मिला। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न था, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा या नासिका द्वार से निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदु जो होता है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर चांद। अब देखिए अगर जब चांद को बोलेंगे ना आप, तो ये क्या है कि अपनी नासिका और नासिका के साथ साथ में मुख, तो मुख और नासिका इन दोनों से ध्वनि निकलती है। किसमें से? चांद जब बोलते हैं या फिर चंद्र बिंदु कहीं भी लगा हो वहाँ पे बोलते हैं। तो ये हमारा चंद्र बिंदु जो है मुख और नासिका दोनों से एक प्रकार से ये दोनों की सहायता से बोला जाएगा। अगला देखिए प्रश्न था, किस युग में अशुद्धि है? अशुद्धि यहाँ पर पूछ रहा था। तो यहाँ पर पूछ रहा था समासों में। तो देखिए एक यहाँ पर शब्द आया था प्रतिवर्ष, और प्रतिवर्ष को उसने कहा था कि भाई ये कैसा है? कर्मधारय है। तो प्रतिवर्ष जो है ये कर्मधारय समास नहीं है, बल्कि कौन सा समास है? ये है फ्रेंड्स हमारा अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि देखिए अव्ययी भाव समास जो होता है इसकी एक विशेषता होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि भाई किसी भी जो इस शब्द दिया है तो उसका अगर पहला जो है वो अव्यय हो। अव्यय क्या होता है? अव्यय का मतलब ये होता है कोई ऐसा शब्द जो किसी भी लिंग में परिवर्तन होने पर या वचन में परिवर्तन होने पर उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है प्रतिवर्ष, तो जैसे प्रति और वर्ष जो है यहाँ पर देखिए इसको, अब ये जो प्रति है ना, प्रति देखिए किसी भी तरह से, जैसे हम कह दें प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति क्षण, तो प्रति जो है देखिए नहीं बदल रहा है, ये अव्यय है। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द हमें दिखाई देता है तो उसको हम कौन सा समास कहते हैं? उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है भाई कर्मधारय समास, कि ये कर्मधारय। अब देखिए कर्मधारय जो समास होता है, कर्मधारय समास की ये विशेषता होती है कि उसमें से ये बताता है विशेषता, मतलब इसका जो पद है, एक पद क्या होगा कि इसमें से विशेषता पक्का से बता रहा होगा। तो अगर कोई ऐसा शब्द है जो कि विशेषता बताने वाला है, तो उस विशेषता बताने वाले जो शब्द को हम क्या कहेंगे कि वो कर्मधारय से जुड़ा है। जैसे हम कह दें महाराज, तो देखिए कैसा राज है ना, कैसा राजा? महाराज है ना, तो ये महा क्या है? विशेषता बता रहा है। तो ऐसा यदि कहीं शब्द आएगा तो वो क्या होगा? कर्मधारय समास का होगा। अगला देखिए प्रश्न था, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? तो इसमें देखिए क्रिया का जो है कि देखिए ये बता रहा है कि यदि नेहा परिश्रम करती तो, परिश्रम करती तो, ऐसा यदि कहीं पे वाक्य आता है तो पास हो जाती, तो ऐसे उसमें होता है हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद, और ये देखिए पास हो जाती, ये हमारा भूत की बात कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये हेतु हेतुमद भूतकाल यहाँ पर होगा। अगला देखिए प्रश्न था, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। तो एक मतलब रेखांकित पदबंध दिया गया था, उसमें से बताना था कि भाई इसकी विशेषता क्या है, या फिर कहें कि ये किस प्रकार का है। तो ये था देखिए विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध थोड़ा सा और समझें अगर हम, कि देखिए क्या होता है कि जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उससे विशेषण पदबंध के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि राहुल नेक और परिश्रमी लड़का है,
राहुल नेक और परिश्रमी लड़का है। तो ऐसे में ये जो है ये क्या है कि विशेषण जो है बताई जा रही है राहुल की, तो ऐसे में जो पदबंध होता है वो विशेषण पदबंध यहाँ पर होता है। अगला देखिए प्रश्न था कि पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोच्च होता है। तो देखिए पदबंध क्या होता है, यहाँ पर उसी की विशेषता एक प्रकार से क्या है कि पदबंध है क्या, तो पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। तो पदबंध क्या होता है भाई, पदों का बंध। पद जैसे कि मैंने देखिए ये जैसे अभी बोला था कि राहुल मतलब नेक लड़का है या राहुल नेक परिश्रमी लड़का है, तो ऐसे में क्या है कि ये कई पदों को क्या कर दिया गया, आपस में बांध दिया गया है। तो पदबंध का मतलब यही होता है। अगला देखिए प्रश्न था कि नीचे दी गई एक तालिका थी और उसमें से हमें ये बताना था कि कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें देखिए जो धा शब्द है, तो धा शब्द को यहाँ पर हमें बताना था कि धा शब्द में इसमें प्राण तत्व के आधार पर इसको किस श्रेणी में रखा जाता है और श्वास कंपन के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है, और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पर आप पहले इसी प्रश्न का पहले उत्तर समझिए, फिर एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए जैसे धा जो है, ये फ्रेंड्स ये होता है सघोष, महाप्राण और ओष्ठ से नहीं होता, ये होता है दंत। मतलब इसका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका दंत होता है। यानी ता था दा, ये जो धा है ता था दा धना, ये दंत है, दंत वर्ण होते हैं ये। अब देखिए इसमें से जो इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए कि प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर जो अक्षर होते हैं उनको दो तरह से बांटा जाता है, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो घोष या जो सघोष होता है वो क्या होता है कि जिनमें से हमारी जो बोलने में जो प्राण तत्व है कि उसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं सघोष। और अघोष जो है उनमें से प्राण तत्व की मात्रा कम होती है। जैसे किसी भी हमारा जो जैसे का खा गा ये मान लीजिए वर्ग है, तो इस वर्ग में पहला का और खा ये जो दो हैं ये कैसे हैं, अघोष हैं। इसके बाद के जो तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं ये होते हैं सघोष। तो यहाँ पर देखिए ता था दा धा, तो धा देखिए बाद में आया ना, यानी 3 4 5 में आएगा अगर कोई भी तो क्या होगा, सघोष होगा। ठीक है, तो ये सघोष हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर है कि श्वसन कंपन। श्वसन कंपन में क्या है कि क्या होता है कि जैसे जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द बोलने में से जो शब्द है उसकी श्वास ज़्यादा बाहर निकलती है कि कम निकलती है, इसको हम कहते हैं अल्प प्राण या महाप्राण, दो तरह से इसको बांटते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि 1 3 5 यानी जैसे का गा और अंगा है ना, 1 3 5 ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। लेकिन जो इसके बीच में चौथा और ये यहाँ पर दूसरा और चौथा ये कैसे होंगे, ये होंगे महाप्राण। जैसे बोल के देखिए, जैसे का खा, तो जब आप खा बोल रहे हैं तो जो यहाँ पर श्वास है वो ज़्यादा बाहर फेंकी जा रही है, का खा गा घा। तो देखिए है ना, तो मतलब खा में भी ज़्यादा आप जो श्वसन है उसको कंपन है वो बाहर को फेंक रहे हैं और घा में भी ज़्यादा फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार से ये महाप्राण होगा। इसी प्रकार से ता था दा और धा, धा बोलेंगे जैसे ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर महाप्राण हो जाएगा। तो और इस पे लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए ये बात करें कि उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर ता था दा धन्ना जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे दंत वर्ण, ये दंत वर्ण होते हैं यहाँ पे। अभी देखिए जब हमने व्यंजन पढ़ा तो व्यंजन पे हमने बात की थी स्पर्श व्यंजन, तो ये स्पर्श की बात है वहाँ पे ता था दा धन्ना, तो ये सब कहते हैं दंत वर्ण होते हैं स्पर्श के हिसाब से। अगला देखिए प्रश्न था कि अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है। तो अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है फ्रेंड्स, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है वहाँ पर अर्धविराम लगता है। देखिए तीन जो अपने चिन्ह होते हैं वो होते हैं, एक होता है क्या, अल्प विराम, एक होता है अर्धविराम और दूसरा होता है पूर्ण विराम। देखिए अल्प विराम जो होता है ये होता है छोटा सा कामा, इसके बाद में जो अर्धविराम होता है कॉमा के ऊपर ये एक छोटा सा बिंदु रख देते हैं, और पूर्ण विराम तो ये होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है अपना अल्प विराम, ये है अर्धविराम और ये है यहाँ पर पूर्ण विराम।
तो देखिए अब क्या होता है कि इनमें रुकने के हिसाब से होता है। जैसे जो यहाँ पर क्या है कि अल्प विराम है, उसमें से बहुत थोड़ा रुकना होता है अल्प विराम में, और अर्ध विराम में इससे ज़्यादा रुकना होता है, और पूर्ण विराम में इससे ज़्यादा रुकना होता है। तो यही देखिए यहाँ पर बात ये कह रहा था कि जो अर्ध विराम है, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? तो अर्ध विराम चिन्ह वहाँ लगाया जाएगा जहाँ अल्प विराम से हमें ज़्यादा ठहरना होगा और ये पूर्ण विराम से कम ठहरना होगा। तो देखिए वही बात यहाँ कह रहा है कि जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, वहाँ पर हम अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। अब ये रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब ये है कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, उसका वाचन कर रहे होते हैं, तो वाचन के दौरान हमें सेंटेंस का यानी वाक्य का सही से मतलब समझ में आए, इसके लिए ये जो मार्क है यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न था कि वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम बताना था। मतलब कि वैदिक संस्कृत से जो आधुनिक हमारी हिंदी आज की है, तो ये किन चरणों से होके आई है? तो सबसे पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत थी, फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और इसके बाद में अब हिंदी। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। क्या क्रम है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और इसके बाद में हिंदी। अगला देखिए प्रश्न था कि भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो ये बताना था कि भाई भवन और भुवन इन दोनों के अर्थ हमें मैच करके बताना था। तो भवन का क्या मतलब होता है? महल। और भुवन का क्या मतलब होता है? भुवन का मतलब होता है जगत। जैसे भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर का क्या मतलब होता है? मतलब जगत के ईश्वर, है ना, भुवनेश्वर, तो उनको भुवनेश्वर कहते हैं। तो भुवन का मतलब यहाँ क्या होता है? जगत होता है। भवन, भवन का मतलब क्या? महल होता है। अगला देखिए प्रश्न आया था कि किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो विलोम रूप शुद्ध नहीं, जैसे संधि, संधि का समास यहाँ पे विलोम दिया था, लेकिन ये गलत था। क्यों? क्योंकि संधि जो होती है, संधि का विलोम समास नहीं होता है। ठीक है, संधि का विलोम विग्रह होता है, क्योंकि संधि मतलब वर्णों का मेल है, और विग्रह क्या है? संधि का मतलब विच्छेद है। इसी प्रकार से समास, समास का उल्टा क्या होता है? व्यास। समास का व्यास क्या होता है? उल्टा व्यास। तो ये यहाँ पर संधि और समास विलोम शब्द नहीं थे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द पर्यायवाची है? तो यहाँ विकल्प में से ये बताना था हमें कि जो पर्यायवाची है उनमें से कौन सा सही है। तो एक ही तरह के पर्यायवाची कौन से? देखिए सतीश, शंकर, महेश और शिव, ये सब क्या हैं? शिव के पर्यायवाची हैं। यानी सतीश, सती के ईश, है ना, सतीश कैसे बना है? सती और प्लस ईश, तो सती कौन है? सती हैं माँ पार्वती, तो पार्वती के ईश जो हैं ईश्वर, है ना, ईश उनके पति, तो सती के ईश जो हैं ये सतीश हैं। शंकर आप समझ ही रहे हैं, महेश महेश्वर समझ रहे हैं आप, महा ईश्वर। ठीक है, शिव, शिव को आप जान ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक उस लाइन में सारे जो शब्द हैं एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न था देखिए, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा है? तो ये देखिए होता है भाववाच्य। वाच्य में अगर देखें तो एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक है, जैसे अगर हम ये देखें कि मोहन से टहला भी नहीं जाता, तो ये कैसा है? भाववाच्य वाक्य है। तो भाववाच्य वाक्य की एक ये विशेषता होती है कि वो सब हमेशा कैसे आएगा? वो हमेशा आएगा एक वचन पुल्लिंग होगा और अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। जैसे ये अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि मोहन से टहला भी नहीं जाता, तो ये कैसा है? भाववाच्य है। अगला देखिए प्रश्न था कि शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो शब्दांश ऐसे कहलाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है कि कोई भी शब्द है, उस शब्द के पहले अगर कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं, और यदि शब्द के पीछे यदि कोई शब्दांश जोड़ा जाए तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है घात, घात में हमने जोड़ दिया प्रति, तो हो गया प्रतिघात। तो ये प्रति जो क्या है? ये उपसर्ग हो गया। अगर मान लीजिए हम किसी उसमें से प्रत्यय जोड़ते, जैसे हमने एक बार ऊपर एक बार देखा था कि हाथ में हमने इया प्रत्यय जोड़ा था, तो क्या हो गया था? हथिया। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय, तो अगर किसी शब्दांश को किसी शब्द के पहले जोड़ते हैं तो उसको उपसर्ग कहते हैं।
आज हमारी बारी है में आज शब्द जो है या आज कौन सा पद है आज हमारी बारी में। तो देखिए ये है फ्रेंड्स क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के साथ साथ अगर हम और भी अगर इसको डिटेल में समझें तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण आज। ठीक है, आज हमारी बारी है में कैसा है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखिए यहाँ पर अब देखिए ये इसके बाद में फ्रेंड्स ये 5 प्रश्न जो थे ये थे उसके जो हमारे पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ को पढ़ के इसको हल करना था। तो ये तो पैराग्राफ सामने रख के और इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो ये इसका प्रश्न पत्र था फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैंने कोशिश की है फ्रेंड्स कि काफ़ी इनको थोड़ा डिटेल में बता सकूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई पेपर कैसे आगे आने वाला है और उसको हम कैसे तैयार करें। और ये सारी चीज़ें देखिए, इसका पीडीएफ जो है फ्रेंड्स वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप वीडियो के, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।